हेलो फ्रेंड्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी की इस मुख्य परीक्षा की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ मुख्य परीक्षा भारतीय इतिहास का जो सिलेबस आयोग के द्वारा दिया गया है उसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। और जैसा कि हमारे यूनिट 1 में दिया हुआ है कि हमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 10वीं शताब्दी तक के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 से ही पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार से विकास हुआ उसी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हड़प्पा सभ्यता कैसे उसकी खोज हुई, किसके द्वारा उसकी खोज की गई, कौन कौन से नगर प्राप्त हुए थे, जो उत्खनन कार्य हुए उनमें किस किस प्रकार के और कौन कौन से अवशेष मिले, और उनसे जो इतिहासकार थे या जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उन सब चीज़ों से किस तरह के आकलन निकाले, किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता का क्या वर्ष बताया कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी, कार्बन डेटिंग से क्या हमें पता चला कि उसका समय क्या था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का कुछ न कुछ आप लोगों ने राजनीतिक जीवन या धार्मिक जीवन के बारे में भी पढ़ा ही होगा प्रारंभिक परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें 3 नंबर के प्रश्न आएंगे जो कि हमें एक पंक्ति में जवाब देना है। इसके अलावा 5 नंबर में और 11 नंबर में अधिकतम शब्द सीमा हमारे पास 11 नंबर में 200 शब्दों की रहती है। अब हमें मुख्य परीक्षा में कुछ चीज़ों का एक तरीके से विश्लेषण भी करते हुए चलना पड़ेगा और चीज़ों को अलग तरीके से पढ़ना और समझना है आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता में मैं पहले थोड़ा सा आपको जो हमने प्रारंभिक परीक्षा में चीज़ें पढ़ी थी पहले हम थोड़ा सा एक 5 मिनट उनको भी रिवाइज़ करते हैं, जिससे कि हमारी एक लय बन जाए और हम लोग हड़प्पा सभ्यता को और आगे भी पढ़ सकें। अब ये तो हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ष 1921 में जब हड़प्पा यानी पश्चिमी पंजाब की यदि हम बात करें तो वहाँ हड़प्पा के आसपास जब उत्खनन कार्य किया गया उसमें हम जॉन मार्शल, दयाराम साहनी जी, इन सब लोगों के नाम हम कई बार प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ चुके हैं। जब इनके द्वारा वहाँ पर उत्खनन के कार्य किए गए तो वहाँ से हमें कई तरह की नगर और नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और ये भी हमें पता पड़ा कि वहाँ एक विशेष प्रकार की व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी और बहुत अच्छे से नियोजित तरीके से जो है वहाँ नगर नियोजन हमें देखने को मिला। एक प्लान्ड टाउन हमें वहाँ पर देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई हमें कि ये हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण से अधिक जो है ये एक नगरीय सभ्यता हमें देखने को मिली। अब इस सभ्यता की जब हमने बात करी प्रारंभिक परीक्षा में या अभी हम बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा में, तो हमने देखा कि पश्चिमी पंजाब के यदि हम पंजाब के यदि हम पश्चिम में जाते हैं तो वहाँ ये कई सारे हमको नगर इस प्रकार के देखने को मिले, जैसे हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, है ना, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो। इस प्रकार से ये जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, और ये जो इस तरह से कई नदियाँ वहाँ रावी, चेनाब वगैरह ये सब का ये जो रीजन था, इसके पश्चिम में हमें एक सभ्यता देखने को मिली जिसे कि सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। और हमने देखा कि इतिहासकारों के द्वारा इसे 3 नाम दिए गए, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि
हड़प्पा की खोज हुई पंजाब के पश्चिम में, और उसके बाद मोहनजोदड़ो की भी खोज होती है। जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी तो उसके बाद ये सोचा गया था कि सभ्यता अनिवार्यतः जो है सिंधु घाटी के आसपास या उस तक ही सीमित रही होगी। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था और अभी भी मैंने आपको बताया है कि वर्ष 1921 में पश्चिमी पंजाब में जब वहाँ पर एक आधुनिक स्थल जैसे कि हड़प्पा नाम दिया गया, उसकी खोज की गई, उसकी संस्कृति के बारे में पता चला, तो यहाँ हमारे पास कई आर्कियोलॉजिस्ट के नाम भी सामने आए। उनमें जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, BR राव वगैरह, इस तरह के कई नाम अभी आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे और आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो सेंट्रल पॉइंट था, जो केंद्र बिंदु देखने को मिला, वह क्या था? पंजाब था, और सिंध में, मुख्यतः सिंध घाटी में ये पड़ता है। तो इस प्रकार से सन 1921 में जो हेड थे इसके, जॉन मार्शल, उन्हीं के निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में दयाराम साहनी ने पंजाब के कहाँ पर, मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज करी। हड़प्पा उस जगह पर उत्खनन का कार्य किया और हड़प्पा का अन्वेषण होता, वहाँ हड़प्पा की खोज होती है। अब जैसा कि जॉन मार्शल के डायरेक्शन में हुआ था, तो उनके द्वारा सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम भी दिया गया। अभी हम लोग 3 नंबर में जॉन मार्शल के बारे में भी पढ़ेंगे और दयाराम साहनी के बारे में भी पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो जब ये इस स्थान पर कई जगह उत्खनन का कार्य हुआ तो 350 से ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें स्थल प्राप्त हुए, और ज़्यादातर स्थल जो है वे गुजरात से हमें प्राप्त हुए थे। अब जो ये उत्खनन का कार्य हुआ तो उसमें ये भी तय किया गया कि भाई इस सभ्यता का क्या काल रहा होगा, कब से कब तक ये सभ्यता रही होगी। तो जो जॉन मार्शल साहब थे, उन्होंने इसको, इस सभ्यता के लिए कहा कि ये 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने इसका समय बताया। इसके अलावा मैके साहब ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारण किया। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया। CG गेड ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया। और मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने इसका समय बताया 2500 से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व इसका समय बताया था। और अगर हम कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करें, C14 पद्धति की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि इससे पता चली हमें, वह थी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और आपको भी यही समय याद रखना होता है। प्रारंभिक परीक्षा में ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, और यही समय जो है सर्वाधिक मान्य भी है। इसी को सबसे ज़्यादा इतिहासकारों के द्वारा माना गया। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ये भी हम लोग प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो सिंध के अलावा, पंजाब के अलावा, गुजरात, राजस्थान, आपका उत्तर प्रदेश, भारत में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, पश्चिम महाराष्ट्र, इन सभी जगह पर हमें जो है इस सभ्यता से संबंधित नगर उत्खनन में प्राप्त हुए थे। राइट। अब सबसे ज़्यादा अगर हम देखें इस सभ्यता का सर्वाधिक जो है पश्चिमी स्थल देखें तो वह सुतकांगीडोर बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल की बात करें तो वह आलमगीरपुर। उत्तरी पुरास्थल की बात करें तो वह है मांडा जम्मू में, और दक्षिणी पुरास्थल की बात करें तो वह है दैमाबाद। अब हम लोगों ने अभी तक जो बातें डिस्कस करी थी वह प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित बातें थी, और इसमें से आपको हो सकता है एक आध कोई प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में भी आ जाए। तो इसीलिए मैंने आपको कुछ जो प्रारंभिक परीक्षा की बातें थी उनको एक तरीके से रिवीजन करा दिया, जिसमें आपको अपनी पुस्तकें खोलने की आवश्यकता ना पड़े। अब आइए हम लोग
मुख्य परीक्षा से संबंधित अब जो टॉपिक आपको बनता है, मैं अब उसको डील करता हूँ, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहते हैं। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न बन सकता है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब खुदाई का कार्य हुआ तो बहुत सारे नगर जो है हमें प्राप्त हुए, और 1500 स्थलों की लगभग अभी तक खुदाई हो चुकी है। लेकिन इतने सारे स्थलों की खुदाई के बाद भी जो है इतिहासकारों में इस बात को लेकर के विवाद है कि ये जो सभ्यता, जो विकसित हमें सभ्यता मिली यहाँ पर, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। अब अगर हम देखें तो उनके विवाद के पीछे कारण क्या क्या रहे, तो हम अगर लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, साहित्यिक स्रोतों की बात करें, तो चूँकि इस काल से रिलेटेड साहित्यिक स्रोत हमें उपलब्ध नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए, तो आप कह सकते हैं कि ये एक कारण रहा जिसके कारण के कई इतिहासकारों में विवाद है। किसी का कहना है कि आर्य आए, किसी का कहना है कि आकस्मिक आक्रमण हुए, किसी का कहना है कि ये तो लोकल यहीं पर विकसित हुई सभ्यता है, वगैरह वगैरह भी हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो एक कारण तो हमने क्या देखा कि साहित्यिक स्रोतों की अनुपलब्धता थी। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं, वो हमें मिले लेकिन अपर्याप्त मात्रा में मिले। इस प्रकार के हमें एविडेंसेस नहीं मिले जिससे कि हम इस बारे में कोई सटीक जानकारी मिल पाई हो हमें, या हम आपको दे पाएँ इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट कि नहीं ये सभ्यता जो है इस तरह से ही विकसित हुई, आर्यों के द्वारा या मेसोपोटामाई से जो लोग आए थे उन्हीं के द्वारा ये सभ्यता का विकास हुआ या विकसित हुई। इस पर हमें कोई सटीक जो है इस तरह के कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तीसरी अगर हम बात करें तो जो खुदाई का कार्य हुआ था, उत्खनन का कार्य हुआ था, वहाँ हमें क्षैतिज खुदाई का अभाव मिला, यानी हॉरिजॉन्टल जो एक्सकेवेशन वर्क हुआ था वो बहुत कम हुआ। तो एक कारण हमें ये पता पड़ा इतिहासकारों में उद्भव के विवाद को लेकर के। अब यहाँ जो भी स्थल खोजे गए थे वो विकसित अवस्था में थे, जिससे उद्भव के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हमें। अब अगर हमें अविकसित साक्ष्य प्राप्त होते, मतलब जो सभ्यता जब शुरुआती दौर में थी, अगर उस समय के हमें साक्ष्य मिलते तो हमें शायद कुछ एक सटीक जानकारी मिल पाती। लेकिन चूँकि ये जो भी यहाँ से हमें पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं वो विकसित अवस्था के ही मिलते हैं, तो हम इस बारे में कुछ क्लियर कट जानकारी नहीं ले पाए। अब हड़प्पा सभ्यता उद्भव के संबंध में क्या सिद्धांत रहे उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता उद्भव के संबंध में क्या सिद्धांत थे उनके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, अब जब आपको इस पर क्वेश्चन आएगा तो एक मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वहाँ पर इस प्रकार का एक छोटा सा चार्ट बना के आएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि विदेशी या आकस्मिक या मेसोपोटामाई या सुमेरियन उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, और तीसरा हम पढ़ेंगे देशी या क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो आपको एक ये चार्ट बनाना होगा। इसके बाद हम एक एक करके चीज़ों को लिख के आएंगे, डिस्कस भी करूँगा मैं आपसे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी, आकस्मिक या मेसोपोटामाई, या इसे हम सुमेरियन उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा ये क्या बड़ा कठिन टॉपिक है, नहीं, बहुत आसान है। इसको मैं बड़ी आसानी से आपको समझा दूंगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें आपको ध्यान में रखना होंगे। अब यहाँ आपको दो नाम याद रखना होंगे, गार्डन चाइल्ड और डी कौशाम्बी का, जो कि इस सिद्धांत के प्रस्तावक हैं या प्रतिपादक आप कह सकते हैं। ठीक है, दो नाम आप याद रख के लिख सकते हैं वहाँ पर। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ मेसोपोटामाई, तो इन इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा गया कि मेसोपोटामाई से कुछ लोग मिस्र होते हुए आए, एक जनसमूह मिस्र होते हुए भारत आया था, और उसने यहाँ आकर के हड़प्पा सभ्यता की नींव डाली थी। ऐसा इन दोनों के द्वारा, और कुछ और इतिहासकार रहे थे, आदि लगा देंगे आप, हमको मेन दो नाम याद रखना है। अब
इसके पीछे क्या तर्क दिए गए उनके द्वारा। तो इन्होंने कहा था कि ये जो दोनों ही सभ्यताएं थी, मेसोपोटामियाई सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों ही नगरीकृत सभ्यता थी, ये दोनों ही अर्बनाइज्ड जो है ये सभ्यता थी। तो चूँकि ये दोनों नगरीकृत थी तो ये रिजेंबल कर गई, एक तर्क इन्होंने ये दिया। दूसरा तर्क दिया कि दोनों ही जगह ईंट मोहरें भी हमें प्राप्त हुई हैं, यानी ईंट का, मोहर का, और जो मृदभांड थे, जो चाक से बनाए गए मृदभांड थे यानी मिट्टी के बर्तन थे, जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं, और जो लिपि थी, ठीक है, वो भी रिजेंबल करती थी। यानी वहाँ भी लोगों ने मेसोपोटामिया में उसी प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया, मोहरें प्राप्त हुई हमें, जो लिपि प्राप्त हुई, जो अन्नागार जिस तरह से हमें प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता में, मेसोपोटामियाई सभ्यता में, वो रिजेंबल किए। तीसरा जो कारण दिया गया, दोनों जगह जो गढ़ी थी वहाँ शहतीर की लकड़ी का प्रयोग किया गया। जो बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर हुआ करते थे उनका प्रयोग जो है गढ़ी बनाने में किया गया। तो मेसोपोटामिया में भी हमें वही चीज़ मिली और हड़प्पा सभ्यता में भी वही चीज़ मिली। तो इस बात को लेकर के हमें फिर से रिजेंबलेंस मिला। चलिए, ये तो था मेसोपोटामियाई आकस्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत। अब दूसरा आपको लिख करके आना हुआ आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। अब इसमें आप फिर से दो नाम लिख सकते हैं, बीबी लाल और एस.आर. राव जो हैं इस सिद्धांत के प्रस्तावक रहे हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा में भी आर्यों के आगमन के बारे में पढ़ा था, जो वैदिक आर्य आए थे, ठीक है ना, तो इन्होंने ये कहा कि वैदिक आर्यों के द्वारा ही ये नगरीकृत हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया था। भारत में आर्यों का आगमन होता है ना, ये श्रेष्ठ कुलीन हुआ करते थे और ये भारत आते हैं और यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता का विकास करते हैं। अब इसके पीछे क्या तर्क हमको मिले, तो दोनों का जो केंद्रीय क्षेत्र था वह क्या था, सैंधव, सप्त सैंधव था। ये सप्त सैंधव के बारे में मैंने अपने प्रारंभिक परीक्षा का जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो दोनों का जो सेंट्रल एरिया था वह क्या था, सप्त सैंधव प्रदेश था। ये पहला तर्क दिया गया था। दूसरा तर्क दिया गया था कि प्राकृतिक पूजा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो हमें जो वहाँ से उत्खनन से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कोई मूर्ति प्राप्त हुई तो उसमें से गर्भ से निकलता हुआ पौधा है ना, तो कहीं जो मोहरें प्राप्त हुई तो उसमें कुछ ऐसी आकृतियाँ मिली जिससे कि हमें ये पता पड़ा कि ये प्रकृति से संबंधित जो है पूजा पाठ वहाँ पर किया जाता था। चल, अब आर्यों में जो है इंद्र, और हड़प्पा में भी दुर्गों का महत्व था, और इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है। तो इससे भी हम ये बात निकाल सकते हैं, इंद्र जो है दुर्गों को देवता कहलाते हैं, इंद्र को जो है दुर्गों के देवता के रूप में उनका वर्णन मिलता है। अब इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए गए वो भी देखते हैं। देखिए, एक ये आप इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं, वहाँ पर यहाँ आप की पॉइंट्स लिख सकते हैं, नगर, ईंटें, मोहरें, लिपि और मंदिर। यहाँ आप हड़प्पा और मेसोपोटामिया, तो इसका हम कंपैरिजन, और हमारे पास की पॉइंट्स क्या हैं, ये नगर, ईंटें, मोहरें, लिपि, मंदिर वगैरह है। अब अगर हम नगर की बात करें सबसे पहले, तो हड़प्पा सभ्यता में ये नगर ज़्यादा विकसित थे और मेसोपोटामिया में ये नगर कम विकसित थे। ये हम लोग विपक्ष में तर्क पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे मेसोपोटामियाई का जो सिद्धांत है, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये जो है यहाँ मेसोपोटामिया से जो लोग आए थे मिस्र होते हुए, उनके द्वारा इस हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया था। तो अब इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वहाँ नगर जो है ज़्यादा विकसित थे और मेसोपोटामिया में कम विकसित थे। ईंटों की बात करें हम, तो हड़प्पा सभ्यता में ये पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया और मेसोपोटामियाई सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। वहीं यदि हम हड़प्पा में देखें तो आयताकार जो है हमें मोहरें प्राप्त हुई थी और मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी। लिपि की हम बात करें तो हड़प्पा में जो है चित्रित लिपि थी और मेसोपोटामिया में कीलनुमा लिपि हमें देखने को मिली।
मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं है हड़प्पा सभ्यता में, जबकि मेसोपोटामिया में मंदिरों के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको एक टेबल विपक्ष में तर्क के लिए आप बनाए आएंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत सुविधा होगी और बहुत अच्छे से उसको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब इसके अलावा हम कुछ और आइटम्स को लेके कंपैरिजन करेंगे, जैसे क्षेत्र, स्वरूप, समाज, लोहा और लिपि। राइट, अब हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वह था सरस्वती नदी घाटी का, और आर्यों का जो क्षेत्र था वह सप्त सैंधव प्रदेश हुआ करता था। वही हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वह नगरीय स्वरूप था, और आर्यों का जो स्वरूप था वह ग्रामीण हमें देखने को मिला। हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज था, तो वहीं आर्यों का जो है पितृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा सभ्यता में हमें लोहे के से संबंधित कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि यहाँ आर्य में हमें वो साक्ष्य मिले हैं, यानी लोहा उपस्थित था। हड़प्पा वासियों को लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, चित्रात्मक लिपि थी जो आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, जिसको हमने पिक्टोग्राफिक भी कहा है, जिसको बोस्ट्रोफेडन भी कहा गया है। और आर्यों को जो है लिपि का ज्ञान नहीं था, जबकि हड़प्पा वासियों को लिपि का ज्ञान था, भले ही वो चित्रात्मक थी। चलिए, अब तीसरा जो सिद्धांत हमने आपको चार्ट में दिखाया था, देशी या क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। चलिए, इसको भी डिस्कस करते हैं, ये क्या था। इसमें आप लोगों को दो नाम याद रखने होंगे, एक रोमिला थापर, बहुत फेमस हिस्टोरियन है ये, और दूसरा डीपी अग्रवाल। चलिए, अब यहाँ मैं बात करूँगा कुछ जो टाउन्स मिले हैं, जैसे मेहरगढ़, कोट दीजी, ये प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों के क्रमिक विकास से ही हड़प्पा नगरीय जो है स्वरूप सामने आया। हड़प्पा का नगरीय स्वरूप सामने आया। ठीक है ना। अब इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं वो देखते हैं हम लोग। तो जो पुरातात्विक खोज हुई थी, जो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन का जो काम हुआ, उससे जो खोजें हुई, अब हड़प्पा से पहले अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध में ग्रामीण संस्कृतियां अस्तित्व में आ गई थी। तो यहाँ पर जो है ग्रामीण संस्कृतियां अस्तित्व में आ गई थी, कहाँ पर? अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध में, है ना। तो ये तर्क इतिहासकारों के द्वारा दिया गया कि अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध में ग्रामीण संस्कृतियां जो है अस्तित्व में आ चुकी थी। दूसरा तर्क दिया कि जो इनकी जो बसाहट थी वो नदियों के किनारे होने से के कारण जो है कृषि में लगातार विकास देखने को मिला हमें। तो धीरे धीरे ये जो है सभ्यता विकसित होती गई, इसीलिए इनका जो है ये क्रमिक उत्पत्ति हुई उनकी। कांसे और तांबे का प्रयोग हमें देखने को मिला, और इस प्रयोग से, कांसे और तांबे के प्रयोग से क्या हुआ, इन हड़प्पा वासियों को कृषि अधिशेष प्राप्त हुआ, एग्रीकल्चरल सरप्लस इनको मिला, और इससे धीरे धीरे इनका विकास हुआ। अच्छा, ये जो थे ये खानाबदोश जनजातियाँ थीं, इस कारण वैदेशिक संबंध बने, जिससे मेसोपोटामिया से व्यापारिक सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। चूँकि ये खानाबदोश थे, एक जगह रहते नहीं थे, तो इस कारण इनके विदेशों से संबंध बढ़े, मेसोपोटामिया से भी इनके व्यापारिक संबंध इस्टाब्लिश हुए, और इनके आदान प्रदान कई तरह के बढ़े। तो इनका धीरे धीरे विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ। एक तर्क ये हमको देखने को मिला। तो यह कह सकते हैं कि हम ये जो मत है ये सर्वाधिक उचित मत हमें देखने को मिला, और इतिहासकारों का भी यही कहना है। लेकिन फिर भी हम किसी तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी पुरातात्विक जो भी एविडेंसेस मिले हैं, है ना, वो हमें पर्याप्त नहीं मिले हैं, और जो अनुसंधान किया गया अभी और ज़्यादा कुछ अनुसंधान करने की हमें आवश्यकता है। तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति या इनकी उद्भव का जो है यही पर्टिकुलर कारण रहा होगा। आपको अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है हड़प्पा के उद्भव को लेकर के, तो आप इस तरह से अटेम्प्ट करके आइए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए, अब आइए हम लोग जो 3 नंबर में प्रश्न आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। 3 नंबर में आयोग के द्वारा लिखा गया है आपको
कि आपको एक पंक्ति में जवाब देना है, और कुछ अभी हो सकता है कुछ कॉपी में भी चेंजेस हो सकते हैं, देखेंगे अभी तो आयोग की कोई गाइडलाइन इस संबंध में नहीं आई है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम की हम जब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा में भी पढ़ाई है। तो 1861 में इनके द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है। दूसरी बात आपको यहाँ याद रखना होगी कि ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता कहे जाते हैं। 1871 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है इन्हें पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रथम महासचिव भी बनाया गया था। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई। अब आप चाहें तो इन पॉइंट्स को एक पंक्ति में भी लिख सकते हैं इकट्ठा करके, है ना। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता जिनके द्वारा 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी तथा यह प्रथम महासचिव भी बनाए गए थे। इस प्रकार से आप एक पंक्ति में अपना जवाब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड हम पढ़ेंगे जॉन मार्शल के बारे में। ये सभी हमारे लिए हड़प्पा से संबंधित जो हैं सभी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इन पर 3 नंबर में आपको आ सकता है। अब जॉन मार्शल जो है, जैसा भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 1921 में उत्खनन का कार्य किया गया था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हुई थी, और इन्हीं के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया गया था। 1921 में इनके नेतृत्व में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट दयाराम साहनी के बारे में। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे क्योंकि मुख्यतः जो उत्खनन का कार्य हुआ था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो सन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में, है ना, दयाराम साहनी ने पंजाब के कहाँ पर, मोंटगोमरी जिले में, कहाँ, रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण किया था। अब देखिए मैंने इसी में सारी चीज़ें डाल दी हैं, पंजाब, मोंटगोमरी जिला, रावी नदी, है ना, हड़प्पा, ठीक है। तो आपको भी कोशिश करना है कि जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ उनका आप अपने उत्तर में समावेश करें, भूलें नहीं। चलिए अब आ जाते हैं हम हड़प्पा। हड़प्पा में फिर से हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा। 1921 में उत्खनन का कार्य हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर। अब यहाँ थोड़ा सा आप और याद रख लीजिए, बाएं तट पर हुआ था ये कार्य, है ना। तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा प्रथम उत्खनित स्थल पाकिस्तान के पंजाब मोंटगोमरी ज़िले में स्थित रावी नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो के बारे में, तो मोहनजोदड़ो ये इसकी लोकेशन हम लोगों ने प्रीलिम्स में भी याद करी थी। तो सिंधु नदी के ये दाएं तट पर है और डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी लरकाना होती है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान स्थित जो है यह पाकिस्तान स्थित लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर सिंधु सभ्यता कालीन स्थल है। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है ना। वृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ, इंग्लिश में इसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए 3 मार्कर में। अभी जो ग्रेट बाथ था तो ये तो हम लोग बहुत बार याद कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो में ये उत्खनन में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। और काफ़ी बड़ा था ये उस समय की, अगर सभ्यता की बात करें तो ये बहुत, इसकी जो साइज़ थी काफ़ी बड़ी थी।
और इसकी साइज़ की यदि हम बात करें तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ये गहरा मिला था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये वृहद स्मारक है और इसका जो फर्श था पक्की ईंटों से ये बना हुआ था और उत्तर दक्षिण दिशा में इसमें सीढ़ियाँ दी गई थी। आपको जब नीचे उतरना था उसमें जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ भी दी हुई थी। तो जो भी उस समय के सांस्कृतिक पर्व वगैरह होते थे उन दिनों में यहाँ जो है पवित्र स्नान के लिए लोग आया करते थे। सेक्रेड रिलीजियस बात हेतु ये रखा गया था। चलिए, ये था वृहद स्नानागार। इसमें आपको मोहनजोदड़ो ज़रूर याद रखना है और ये इसका जो फर्श था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। उत्तर दक्षिण दिशा में उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ भी दी हुई थी। अब अन्नागार, वृहद अन्नागार की हम बात करेंगे। ग्रेट ग्रेनरी है ना, अन्न रखने के लिए, जो स्टोरेज के लिए जो उसमें जो बनाई गई थी चीज़ें, उनको उस समय अन्नागार कहा गया। हम लोग आज भी उनको अन्नागार कह सकते हैं। अब ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक स्मारक है और ये सैंधव सभ्यता, अगर हम बात करें सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी ये बिल्डिंग हमें देखने को मिली, जैसे कि वृहद अन्नागार कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे लोथल के बारे में। तो प्री में बहुत याद कर चुके हम लोग कि लोथल से एक डॉकयार्ड मिला है, एक डॉकयार्ड मिला है लोथल से, एक बंदरगाह मिला है। तो ये तो हम आप लोग भूल ही नहीं सकते हैं। तो अब और आपको कौन सी चीज़ें ज़रूर याद रखना है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। तो बंदरगाह तो बहुत बार याद कर लिया है एग्ज़ाम्स के लिए, प्री के लिए। अब गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का गोदीवाड़ा डॉकयार्ड जो कि है वह प्रमुख रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों को मिला करके भी लिख सकते हैं। भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना, और गोदीवाड़ा के लिए ये चर्चित स्थल रहा है, ठीक। चलिए कालीबंगा पर आ जाइए। तो यहाँ आप अगर ये नहीं याद रख सकते हो तो भी चल जाएगा 1961, लेकिन बीबी लाल एवं बी के तापर द्वारा उत्खनन स्थल रहा है, ये खोजा हुआ स्थल रहा है। और नदी आपको याद रखनी होगी, कौन सा स्टेट आज के रेस्पेक्ट में है, तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने प्री में याद किया बहुत ज़्यादा कि क्या मिला यहाँ से, खुदाई में क्या मिला, तो यहाँ से सभी लोग खूब याद कर चुके हैं कि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थीं और जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले थे यहाँ से, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य और काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा से, ठीक है। आप इसको चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बीबी लाल एवं बी के थापर द्वारा उत्खनित घग्गर नदी राजस्थान के किनारे स्थल, जहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। समझ गए आप? चलिए अब धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा के बारे में भी कुछ ना कुछ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो भारत में जो है, अगर हम उत्खनन की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा नगर था ये। और अब आपको लोकेशन याद रखना होगी, तो गुजरात में मनहार नदी के किनारे 3 भागों में विभाजित ये नगर हुआ करता था, ठीक है। कौन सी नदी? मनहार नदी के किनारे ये स्थल है गुजरात में। अब राखीगढ़ी के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में जो भी स्थल हमें मिले, उत्खनित स्थल मिले, उनमें सबसे बड़ा ये हड़प्पाई नगर था ये। और लोकेशन देखें तो हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज हुई। सूरज भान एवं अमरेंद्र नाथ ने इनकी खोज करी थी, राखीगढ़ी नामक नगर की। चन्नूदड़ो। अब झूकर जांगर संस्कृति के बारे में हम लोगों ने प्रीलिम्स में भी पढ़ा था। तो ये जो है यहाँ आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान स्थित जो है सिंध प्रांत झूकर जांगर संस्कृति यहाँ पर विकसित हुई थी। और यहाँ हमने एविडेंसेस के रूप में याद किया था कि एक ईंट मिला है यहाँ से, जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए
कुत्ते के पद चिन्ह या कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं हमें, ठीक है ना। ये प्रीलिम्स के लिए आप लोगों ने याद भी किया होगा कि एक ऐसा ईंट मिला है जिसमें कि हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बनावली के बारे में पढ़ते हैं। बनावली की खोज जो है आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973 में। और अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो हरियाणा के हिसार ज़िले में सरस्वती नदी के किनारे यह स्थित है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि आर.एस. बिष्ट द्वारा उत्खनित हरियाणा के हिसार ज़िले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित स्थल है ये। अब यहाँ के लिए एक बहुत ख़ास बात आप याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग याद रखते हैं तो उसमें एक विशेष बात आती है कि वहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। सड़कों के किनारे जो है नालियों की व्यवस्था थी, जगह जगह पर ड्रेन्स हुआ करते थे। घर में जो बाथरूम होते थे उनसे जो नालियाँ जो होती थी वो आकर के ड्रेन्स में ड्रेनेज व्यवस्था थी, ड्रेन्स में आकर के खुलती थी। नालियों में ढक्कन थे, नालियाँ खुली हुई नहीं थी। तो मतलब जो जल निकास प्रणाली थी वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन बनवाली या बनावली में जो है हमें जल निकास प्रणाली का अभाव मिला, वहाँ इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। अब मेलुहा, तो मेलुहा जो है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में एक शब्द हमको मिला है मेलुहा, जिससे अभिप्राय हमने क्या निकाला है, सिंधु सभ्यता। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित शब्द जिसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। चलिए ये था जो भी आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में मैं हड़प्पा को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और जो हड़प्पा का जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग हड़प्पा के जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये करना है कि इसमें जो मैंने आपके साथ 3 नंबर में जो भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते मैंने वो आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए हैं। आप उनको एक बार लिख के देख लें याद करने के बाद, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और आपको कहीं लगे कि आप कोई भूल रहे हैं तो आप उसको दोबारा याद करके लिख लें। इससे ये सुविधा होगी कि जब हम लोग हड़प्पा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ पुरानी चीज़ों से भी मदद मिलेगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और हमें फर्स्ट पार्ट की सारी चीज़ें याद हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों।